Hello everyone, this is Vimal Singh Rathore. Today we are starting reading comprehension in our CSET series. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड इन माय ओपिनियन सबसे ज़्यादा ईजियर पोर्शन है फॉर योर सी सेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से यूपीएससी क्या टेस्ट करना चाहती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो ये एक पैसेज है जो यूपीएससी ने कुछ साल पहले पूछा था। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है इसमें। एट द फर्स्ट लुक इट लुक्स वेरी ड्राई और इसको पूरा पढ़ना है, समझना है, फिर क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन चाहे छोटा आए, वन क्वेश्चन, वन पैसेज, वन क्वेश्चन आए, वन पैसेज, टू क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस, फोर क्वेश्चन या फिर किसी भी और भी एग्जाम में आए, नॉट जस्ट यूपीएससी, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स हम समझेंगे। इट विल हेल्प यू टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन व्हाटसोएवर वेयरसोएवर इन एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। बेसिक फंडा क्या है ना। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से कोई भी एग्जाम एक एस्पिरेंट से, एक कैंडिडेट से क्या समझने की कोशिश करता है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग दिस। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि 25 से 30 क्वेश्चंस हर साल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आते हैं। अभी धीरे धीरे मैथ्स का नंबर पिछले 1-2 साल में काफी ज्यादा बढ़ा है। ऑन एवरेज 27 to 30 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड from comprehension in CSET paper 2 UPSC prelims examination. So that's why it becomes single most important section with approximately 35% share and it is easier to score. ऐसा नहीं है कि एकदम से अगर किसी ने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के प्रिंसिपल नहीं समझे हैं तो इट कैन बी एज डिफिकल्ट एज मैथमेटिक्स, बट इसको गैदर करना, इसको समझना और बहुत जल्दी स्कोर करना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स। ओके, सो दैट्स वाई आज एक सेशन से ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सब कुछ समझ जाएं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बारे में। तो कट ऑफ का दोबारा याद करा दूं कि कट ऑफ बस 33% है। हमें बस 27-28 क्वेश्चन सही मार्क करने हैं। ओके, ओवरऑल अगर आप 35 क्वेश्चंस का करते हो और उसमें कुछ 1 2 3 नेगेटिव होते हैं, इवन देन यू विल बी एबल टू क्वालिफाई फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स GS1 बेसिकली, बिकॉज सीसेट अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपका GS1 भी इवेल्युएट नहीं होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इस टॉपिक पे आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इट इज द एबिलिटी, ability is the keyword over here, it is the ability to read, analyze and understand the meaning of the given paragraph. इस एबिलिटी को यूपीएससी जज करने की कोशिश करती है कि अगर आपको किसी भी भाषा में, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की एक इंटरेस्टिंग बात आप देखोगे कि ये इन पैरेलल हिंदी भाषा में भी पब्लिश होता है सीसेट में। तो इंपॉर्टेंस ये नहीं, दिस इज नॉट योर इंग्लिश टेस्ट, दिस इज योर रीजनिंग टेस्ट। दिस इज कि अगर आपको एक टेक्स्ट दिया गया है, उसमें से फैक्ट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस, मेन आइडिया आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। क्या आप समझ पाते हो कि वो क्रिटिकल है, सपोर्टिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव है वो स्पेसिफिक टेक्स्ट और नॉट। तो उस एबिलिटी को यूपीएससी जज करने की कोशिश करता है। ओके, अब इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेशन है थोड़ा सा लंबा होगा। दिस इज नॉट योर 5-7 ट्रिक्स कि मैंने एक ट्रिक्स दे दी और आपने वो फॉर्मूला लगाया और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया। ऐसे नहीं होगा, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। इसको समझना पड़ेगा आपको कि बेसिक फंडामेंटल क्या है। सो दिस वीडियो विल बी अप्रोक्सीमेटली 30-40 मिनट्स। स्टे विद मी, वी विल ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द होमवर्क। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं। हम इस डेफिनेशन को और समझने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में यूपीएससी जिस एबिलिटी की टेस्ट कर रही है, अगर उसको हम डिवाइड करें टॉपिक में, तो कौन कौन सी एबिलिटी है। क्रिटिकल रीडिंग, केयरफुल रीडिंग, आर यू एबल टू रीड द पैसेज केयरफुली और नॉट, आर यू एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स, बिकॉज most of the questions that UPSC will ask you, they will not be directly stated in the paragraph. You will have to infer, you will have to deduce,
यू विल हैव टू फाइंड द कंक्लूजन। ये सारे कीवर्ड हैं जो हम आज इस सेशन में समझेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना, ताकि मैं अगले सेशन में वो सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अगेन इट टेस्ट द केयरफुल रीडिंग। जो एबिलिटी की हमने बात करी थी कि किस एबिलिटी की बात चल रही है, केयरफुल रीडिंग, रीजनिंग। Are you able to understand the words which are not stated by inferring from the facts, by inferring from the arguments? ठीक है, तो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इवेल्युएशन, उस पूरे आर्गुमेंट का, उस पूरी थीम का इवेल्युएशन करना, अगर उस तरह का सवाल, उस तरह का प्रश्न, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और फोर्थ पार्ट है, क्या आप ये टाइम कंस्ट्रेंट में कर पाते हो या नहीं। अब आप सब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पॉज करके कि इन सारे पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। सो अगर मैं स्लाइड को थोड़ा सा चेंज करूं तो इट विल लुक लाइक दिस, लाइक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग, रीजनिंग, लॉजिकल इवेल्युएशन 99% लोग कर लेंगे अगर उनको एक पैसेज में 1 घंटा दिया जाए। बट द एंटायर इक्वेशन चेंजेस व्हेन देयर इज टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम लोग फंबल करते हैं, हमारा दिमाग पैनिक करता है, हम एंग्शियस हो जाते हैं और वहां पे हम गलती कर देते हैं। So the keyword is time constraint. In fact, in the entire CSET, this entire CSET is designed in a manner कि 8th to 10th class of student वो उसको सॉल्व कर देंगे पूरे पेपर को। आप उनको 5-6 घंटे दो सॉल्व करने को, they will be able to solve more than 80% questions. But entire equation changes when there is time constraint. So UPSC also tests that whether you are able to read, reason and logically evaluate within the time constraint. That is the most beautiful aspect of CSET. तो किसी भी एग्जाम का आप ये प्रिंसिपल समझ लोगे ना, तो उसको तैयारी करने में बड़ा मजा आता है। समझ गए? So precise and thorough understanding of the passage within the time constraint is very very important. ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम समझेंगे हाउ टू रीड द पैसेज। हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट, ये इम्प्लाइड, इन्फ्रेंस, एजम्पशन, सजेशन, टाइटल, ये सब क्या है, इस पे हम आएंगे, कीवर्ड्स पे आएंगे। उससे पहले इस आर्गुमेंट को, इसको मैं आपको समझाता हूं कि पैसेज का मतलब क्या है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। पहले आपने समझ लिया कि दिस इज नॉट योर इंग्लिश टेस्ट। समझ गए? ये आपका कॉम्प्रहेंशन टेस्ट है कि आप उसको रीड और एनालाइज कर पाते हो या नहीं। ठीक है, ये आपकी रीजनिंग का टेस्ट है। समझ गए? तो हर पैसेज में कोर आइडिया होता है, एक थीम होती है। ठीक है, कि भाई इस पैसेज की ये थीम है, और उसके साथ सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं। अब डिटेल्स कैसे हो सकती हैं? डिटेल्स कैन बी फैक्ट्स, इट कैन बी आइडियाज, इट कैन बी क्रिटिसिज्म, लेकिन वो उस कोर आइडिया के अराउंड हो रहा होगा। समझ गए? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि पैसेज का मतलब है कोर आइडिया प्लस सपोर्टिंग डिटेल्स। ओके, अब इसमें आपको करना कैसे है, एक खाली स्लाइड है, हाँ मैं आपको यहां समझाता हूं। अब अगर मैं लिखूं हाउ टू कॉम्प्रहेंड द पैसेज, है ना, पैसेज की रीडिंग कैसे करें, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स पे आएंगे जो मैंने कीवर्ड्स की बात करी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है केयरफुल रीडिंग, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब इसमें बहुत फंडे हैं। एक तो फंडा यही है कि आप पहले क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद पैसेज पढ़ो। आप पैसेज को बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट पढ़ो। ठीक है, स्किमिंग द पैसेज उसको बोलते हैं। ठीक है, बट ये दोनों तरीके ही सही हैं, आपको जैसे करना है करो। तीसरा तरीका जो आ, आप नॉर्मली पैसेज पढ़ो, पहले पहले रीडिंग करो, उसके बाद आप क्वेश्चन देखो, ये भी सही है, किसी में कोई गलती नहीं है। ये दोनों तरीके तब ज्यादा वैलिड थे जब सीसेट के मार्क्स ऐड होते थे। ठीक है, तो बंदों को, सारे बच्चों को 140 प्लस 150 प्लस इस तरह से स्कोर करना होता था, बिकॉज पेपर 1 और पेपर 2 की कट ऑफ ऐड होती थी। बट अभी अपने को मात्र 35 टू 40 क्वेश्चंस मार्क करने हैं। मैं आइडियली बच्चों को कोशिश करता हूँ गाइड करने की कि आप 100 मार्क्स एम करो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर, ओएमआर भरना, बाहर कुछ
आवाजें आ रही हैं, उन सब फैक्टर को काउंट करते हुए आपके 20-25 मार्क्स में कम मान के चलता हूँ। तो अगर आप 100 मार्क्स का करके आए हो, तो आई एज्यूम कि आउट ऑफ एंजाइटी, आउट ऑफ एक्स वाई जी थिंग, आपके 80 नंबर आ जाएंगे, विच इज वे बियॉन्ड सेफर। ठीक है। तो बहुत जल्दबाजी करने की ना अब जरूरत नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव टू सॉल्व ऑल द 80 क्वेश्चंस। यू जस्ट नीड दैट स्किल कि 80 में से ना कौन से 20-25 क्वेश्चंस छोड़ने हैं। कुछ मैथमेटिक्स से, कुछ कुछ रीजनिंग के। अगर मान लो कॉम्प्रहेंशन में 6 क्वेश्चन आया, तो मे बी एक आध बहुत ट्रिकी हो। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो स्पीड इसमें जरूरी है, बट नॉट दैट मच जितना 2015 से पहले जरूरी थी। 2014 तक यूपीएससी में सी सेट के मार्क्स ऐड होते थे इसमें आपकी आपकी कट ऑफ में मेंस के लिए। ठीक है। तो अभी आई वुड सजेस्ट कि वट एवर फिट्स योर हैबिट, उसमें आप कर सकते हो। नॉर्मल आप पैसेज रीड करो और उसके बाद आप क्वेश्चंस देखो, या पहले क्वेश्चंस देख लो उसके बाद पैसेज रीड कर लो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो पैसेज रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ये पैसेज है, मान लो ये ग्लोबल वार्मिंग पे है, ठीक है, और इसने ग्लोबल वार्मिंग की बात में सिर्फ CO2 की बात करी है, मीथेन की बात नहीं करी है। ठीक है। तो डोंट एज्यूम मीथेन। अपने सारे एजम्पशन, अपनी सारी नॉलेज पैसेज के बाहर छोड़ दो, रीडिंग करने के बाहर छोड़ दो, इसको इसको अंदर लेके मत आओ। डोंट एज्यूम एनीथिंग, डोंट ड्रॉ एनी कंक्लूजन विद योर ओन बायस्ड नॉलेज, बिकॉज यूपीएससी ये भी टेस्ट कर रहा है आपको विद इन द कंस्ट्रेंट, विद इन द लिमिट ऑफ दैट टेक्स्ट ही सोचना है, वही आपकी लिबर्टी है। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका पैसेज पढ़ते वक्त। ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि ऑब्वियसली फोकस से तो पढ़ना ही है। डोंट ओवर थिंक, डोंट फोकस कि अभी अभी मैथ्स के पेपर रह गया है, ये रह गया है, वो रह गया, वहां पे इतना फोकस मत करो। जब पैसेज पढ़ रहे हो तो पूरा फोकस उस रीडिंग पे करो, बिकॉज वो एकदम से बहुत ज्यादा फोकस चाहता है पैसेज। ठीक है। क्योंकि ये एकमात्र पोर्शन है सीसेट सिलेबस का जहां पे ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है। यहाँ पे लंबा सा पैसेज है, उसमें भी सोचना है, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, अजम्पशन, सजेशन, कोर आइडिया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, है ना। तो थोड़ा सा लंबा फोकस हमको चाहिए होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि योर नॉलेज कैन नॉट एक्सटेंड आउटसाइड द प्रेमाइस ऑफ द पैसेज, जो मैंने बता ही दिया। तीसरा पॉइंट है कि अवॉइड एक्सट्रीम ऑप्शंस। ठीक है। जैसे किसी भी क्वेश्चन के आंसर में ऑलवेज, नन, नो, ऑल, ऐसे कुछ भी हो जिसमें सब कुछ, जो मतलब बिल्कुल ब्लैटेंटली सब कुछ कवर कर, सब कुछ हाँ, सब कुछ सही है या सब कुछ गलत है, कैन नॉट। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस पे यहां पे ये ट्रैप होते हैं। एक्सट्रीम ऑप्शंस आर ऑलवेज ट्रैप। अगर कोई ऑप्शन एक्सट्रीम होगा और वो सही होगा तो वो पैसेज में मेंशन होगा, तो वो आपको समझना है। समझ गए आप। तो ये सारे जो ब्लैंकेट जनरलाइजेशन है, ऑल, नन, ऑलवेज, कैन नॉट, ये सारे के सारे जनरलाइजेशन आपको अवॉइड करने हैं। ठीक है। तो आपको कंसंट्रेट होके इसको पढ़ना है एंड फोकस ऑन एवरी काइंड ऑफ वर्ड। जैसे कोई वर्ड आता है जैसे ईच, तो ईच मतलब हो गया ऑल, ईच इक्वल्स टू ऑल। सम, सम मतलब हो गया हमारा फ्यू। और पता है मोस्ट का मतलब भी टेक्निकली सम है, एज कंपेयर टू इन द एम्बिट ऑफ सिलोजिज्म प्रिंसिपल। सिलोजिज्म करके एक रीजनिंग का एक लॉजिक है, तो उसमें सम इज इक्वल टू मोस्ट, बिकॉज ये ऑल कवर नहीं कर रहा है। समझ गए आप। तो इन सारे जो कीवर्ड हैं, ओनली, फ्यू, सम, मोस्ट, ऑल, यहां फोकस करो। और सारे जो चीजें हैं, जैसे कि अगर मान लो किसी लेट्स से सर्वे की बात करी है इकोनॉमिक्स पे, तो डू नॉट एज्यूम कि वो इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है। अगर पीपल ऑफ द स्टेट की बात करी है, पीपल ऑफ द स्टेट, तो समझो कि ये स्टेट क्या है और पीपल किसकी बात करी है। ठीक है। तो एक एक चीज वो सिनोनियम है, इस तरह की चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये तो हमारा कॉम्प्रहेंशन का पार्ट हो गया। अब अगली स्लाइड पे आते हैं। ये मैंने जो अभी हमने डिस्कस किया उसको और ऑब्जेक्टिवली हमने डिफाइन कर दिया है। एज आई टोल्ड, दिस इज नॉट योर इंग्लिश टेस्ट, इट इज अ रीजनिंग टेस्ट, बिकॉज ये इंग्लिश में भी मौजूद है और हिंदी में भी मौजूद है आपके सी सेट पेपर 2 में।
यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो प्रिमाइस क्या होता है? प्रिमाइस मतलब सेटअप। ऑथर ने पैसेज में सेटअप कर दिया है कि भाई ये फैक्ट है, ये स्पेसिफिक फैक्ट है, इस बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा कोर आइडिया है। ठीक है, ये हो गया प्रेमाइस। अब इसके अराउंड चीजें चलती हैं कि प्रेमाइस में कुछ ऐसा सजेस्ट किया है ऑथर ने जो हम उससे कुछ डिराइव कर सकते हैं किसी ऑप्शन में, अगर हमसे पूछा गया है तो इट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट इट नेसेसरीली फॉलोज फ्रॉम व्हाट इज स्टेटेड। ठीक है, जो मेंशन है, ये इसका मतलब जो अगर कोई चीज मेंशन है डायरेक्टली तो वो प्रेमाइस है, दैट इज नॉट इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस आपको ड्रॉ करना होता है फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स जो हम लोग देखेंगे अभी एक ऑप्शन में। ठीक है, सो दे आर नेवर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेटमेंट। तो ये हमारा इन्फ्रेंस हो गया। हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रहेंशन में सेकंड हमारा जो स्लाइड है वो है कंक्लूजन की, कि डिफरेंट प्रेमाइस मेंशन्ड है, डिफरेंट फैक्ट्स मेंशन्ड है, क्या हम उससे कोई कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं? तो ये भी एक रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, तो इट इज अगेन नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट वी नीड टू डिड्यूस फ्रॉम द फैक्ट्स। आपने सीआईडी में देखा होगा ना कि अगर इसने ऐसा किया है और ये वहां पे था तो इसका मतलब इसने ऐसा वहां पे किया है। समझ गए आप? तो वो हमें अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आएगा। असर्शन आर asserted as true। ठीक है, दे आर नॉट क्लेम टू फॉलो फ्रॉम फैक्ट्स पुट फॉरवर्ड। तो ये assertion है, ये ट्रू क्लेम करा जाता है कि हाँ भाई ये ट्रू हो सकता है, बट हमें उसके अराउंड अपने फैक्ट्स देख, क्या ऑथर ऐसा असिस्ट कर रहा है, क्या उसका आइडिया ऐसा असिस्ट कर असर्ट कर रहा है, तो वो हमको समझना है। तो ये जब हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई विल गिव यू मल्टीपल होमवर्क एज वेल। तो होमवर्क में जब आप सॉल्व करोगे और मेरे को आप मेल करोगे एट ask@kalam, सॉरी .in। ठीक है, ask@kalam, ask@kalam.in पे आप मेंशन करना अपने होमवर्क को, तो वहां पे आई विल बी हेल्पिंग यू। ठीक है, कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट, अब स्टेट का कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा। वो उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, नेशन की बात चल रही है, स्टेट ऑफ मैटर की बात चल रही है, किस तरह की स्टेट की बात चल रही है? पीपल, पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पीपल ऑफ द स्टेट, पीपल ऑफ द नेशन, किसकी बात चल रही है? ठीक है, तो कई बार वर्ड्स सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कंटेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो कंटेक्स्ट समझना हमको बहुत जरूरी है। एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, इट इज मेन लाइक कि क्या वो क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या वो असर्टिव है, क्या वो आर्गुमेंटेटिव है, वो भी पैसेज टू पैसेज डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही पैसेज में सारे एटीट्यूड दिख जाएंगे। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो लाइक ऑन दीज टू स्लाइड्स you should take a screenshot and keep coming back to these slides once you are solving those questions and are getting stuck। ठीक है, तो जो मेन पार्ट था वो हमने यहाँ डिस्कस किया पूरा, कि पैसेज इज इक्वल टू कोर आइडिया प्लस सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स क्या थी जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, प्रीमाइस इज द कोर आइडिया, बाकी सब सपोर्टिंग डिटेल्स है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा है आप लोगों को समझाने के लिए कि कंक्लूजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो देयर हैज टू बी वेरी स्टेटेड फैक्ट, जैसे ए लाइन ये लिखी हुई है और बी लाइन कुछ लिखी हुई है, इससे मिलके हमारा जो कंक्लूजन है वो बनेगा। अब इट इज पॉसिबल कि ए लिखा हो पैसेज के स्टार्टिंग में और बी लिखा हो पैसेज के एंड में, या ये दोनों ही स्टार्टिंग में हो, दोनों मिडिल में हो, या दोनों एंड में हो, उससे कुछ मैटर नहीं पड़ता। आपको बस ये स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो आइडेंटिफाइंग कंक्लूजन वेयर यू माइट मेक मिस्टेक, इट कैन कम एनीवेयर इन द पैराग्राफ। There might not be the direct conclusion, but you need to find the clues, you need to find the arguments to derive the final conclusion। ठीक है, और ऐसा भी नहीं जबरदस्ती करना ही है भाई, क्वेश्चन पूछा हो तभी तो। ऐसा थोड़ी है कि आपने क्वेश्चन देखे नहीं एंड यू आर फाइंडिंग एवरीथिंग फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, तो ये सब मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आइडिया, टाइटल ऑफ द पैसेज, पर्पस ऑफ द पैसेज या पर्पस ऑफ द ऑथर, लॉजिकली डिराइव्ड आर्गुमेंट्स और कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस, स्ट्रेंथ ऑफ द आर्गुमेंट। ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं जो एक स्पेसिफिक आर्गुमेंट को और एम्पावर कर रहे हैं या फिर वीकेन कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक एज आई टोल्ड, ब्लैंकेट जनरलाइजेशन, एक्सट्रीम ऑप्शंस,
not reading the passage carefully, and unable to differentiate between explicitly stated data and the implied data. Your answers should always be drawn from the content of the given passage only. ठीक है, तो ये हमने अपना जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया। वी नीड टू लर्न टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया और एटीट्यूड ऑफ द पैसेज और कोर आइडिया। टाइटल ऑफ द पैसेज भी कोर आइडिया से ही डिराइव होता है, वहां से भी वो भी समझना जरूरी है, इसीलिए मेन आइडिया। कनेक्ट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म अ माइंड मैप ऑफ द थॉट फ्लो ऑफ द ऑथर। if you are unable to if you are able to understand how and why author is saying this, then identifying core idea, conclusion, title, strengthening of the argument, everything becomes very easy. Basically now you are sitting in the mind of the author, or you have understood the mind of the author. ठीक है, तो समझना काफी आसान हो गया आपके लिए। तो अब पढ़ते हैं। अब जब आप क्या करोगे, जब आप पहली बार पढ़ोगे तो लेट्स से क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं कि दिस वर्ड इज एविडेंटली नॉट मेंट फॉर देम, तो यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है और ये पैसेज स्पेसिफिक है। यहाँ पे एजम्पशन मेंशन है और हमें बताना है कौन कौन से एजम्पशंस वैलिड। तो एजम्पशन का ये क्वेश्चन है, पैसेज की थीम दैट इज व्हाट इज द कोर आइडिया, व्हाट इज द मेन आइडिया, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। और फोर्थ है, ये भी हमारा पैसेज स्पेसिफिक है। तो जब आप पहली बार पैसेज को देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, चलो साथ में पढ़ते हैं। अ कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन सीक्स एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट in dreams of a vanished age and finds consolation in vision of past greatness. पढ़ते रहो बस। That is a foolish and dangerous pastime in which many of us indulge. An equally questionable practice for us in India is to imagine that we are still spiritually great, though we have come down in the world in other respect. Spiritual or any other greatness cannot be founded on lack of freedom and opportunity, or on starvation and misery. Many Western writers have encouraged that notion that Indians are otherworldly. I suppose the poor and unfortunate in every country becomes to some extent otherworldly unless they become revolutionaries, for this word is evidently not meant for them. थोड़ी डिफिकल्ट लगा, दोबारा पढ़ते हैं। I suppose the poor and unfortunate in every country become to some extent otherworldly unless they become revolutionary, for this word is evidently not meant for them, है ना? So also subject people. As a man grows to maturity, he is entirely engrossed in or satisfied with the external objective world. He seeks also some inner meaning, some psychological and physical satisfactions. So also with peoples and civilization as they mature and grow adult. Every civilization and every people exhibit these parallel stream of an external life and an internal life. Where they meet or keep close to each other, there is an equilibrium and stability. When they diverge, conflict arises and the crisis that torture mind and the spirit. तो जब आप पहली बार पढ़ोगे ना, आपको कुछ कुछ समझ में आ गया मेन आइडिया कि अच्छा ये कुछ हमारी बात चल रही है कि इंडियंस हमेशा स्पिरिचुअल ग्रेटनेस की बात कर रहे हैं, बट करंट वर्ल्ड में तो हम लोग ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं है। और फॉरेन डोमिनेशन की बात चली तो मतलब ये आज़ादी से पहले जब हम गुलाम थे उस दौरान की कुछ बात चल रही है। तो एक बेसिक जब आप पहले पढ़ोगे तो आपको ना पैसेज ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, आपके माइंड को ऐसा दिखेगा कि अच्छा, कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन, एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट। ठीक है, हम लोग प्रेजेंट से भागने की कोशिश करते हैं और अपने पास्ट में ग्रेटनेस ढूंढते हैं, ये काफी फूलिश है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्गुमेंट हमको याद आएगा कि यार स्पिरिचुअल और अदर ग्रेटनेस ना केवल लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर फाउंड नहीं करी जा सकती, तो वो बेवकूफ़ी है। ठीक है, और जो पुअर होते हैं ना, वो हर कंट्री में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वो अदर वर्ल्डली बन जाते हैं। वो प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते, क्योंकि वो अपने एंड ही अपने अपने बस जिंदा रह लें, किस तरह से अपनी भरपाई कर लें जीवन की, वही उनके लिए सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो क्योंकि उनके लिए ये जो प्रेजेंट दुनिया है ना, वही बहुत कठिन हो गई है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है ये। ठीक है, फिर आप ये पढ़ोगे कि कुछ बात चल रही है कुछ एक्सटर्नल लाइफ की और इंटरनल लाइफ की और उसकी इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी की। ठीक है, और जब इसमें डाइवर्जेंस आता है
तो वो जो है माइंड एंड स्पिरिट का टॉर्चर कहलाता है। तो इस तरह से आपको एक पहली बार रीड करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा पैसेज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि अच्छा, द पैसेज मेंशन दैट वर्ड इज एविडेंटली नॉट मेंट फॉर देम, इट रेफर्स टू पीपल हु सीक फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, इज इट सो, लिव इन स्टार्वेशन एंड माइजरी एंड बिकम रेवोल्यूशनरी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आप दोबारा पढ़ोगे डिंग 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 डिंग, दोबारा पढ़ोगे डिंग 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 डिंग, तो आपको कैसा दिखेगा पैसेज? आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो पॉइंट और क्लियर हो जाएंगे। कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन, कंसोलेशन इन पास्ट, स्पिरिचुअल ग्रेटनेस कैन नॉट बी फाउंड ऑन माइजरी एंड स्टार्वेशन, क्योंकि पुअर हर कंट्री में अनफॉर्चुनेट होते हैं, दे बिकम अदर वर्ल्डली। ठीक है, और दूसरा कि लाइफ के दो फंडे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, उनकी इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो टॉर्चर ऑफ माइंड एंड स्टेबिलिटी। सेकेंड टाइम पढ़ा तो आपको इतना क्लियर दिखाई देगा, फिर आप सॉल्व कर पाओगे इसको। सॉल्व करते हैं, चलो। The passage mentioned is not meant for them. It refers to people which of the following statements are correct. To live in seek freedom, ये इसके बारे में बात नहीं चल रही है। फ्रीडम सीख करने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो गरीब है वो, उनके लिए दुनिया है ही नहीं। काफी क्लियरली बता दिया गया है कि वो, ऑथर ऐसा नहीं कि है नहीं, द पॉइंट इज कि वो अदर वर्ल्डली बन जाते हैं, दे आर इन सच अ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो इट इज अबाउट द लिव इन स्टार्वेशन एंड माइजरी, आंसर बिकम्स 2। ठीक है, इट्स नॉट दैट दे बिकम रिवोल्यूशनरी, दे आर नॉट सीकिंग फ्रीडम, ये आइडिया नहीं है कोर, यहीं पे रीजनिंग वाला पार्ट है। तो अब यहाँ पे पढ़ोगे तो देखो कैसे लिखा हुआ है। I suppose the poor and unfortunate in every country becomes to some extent otherworldly unless they become revolutionary। ठीक है, या तो वो रेवोल्यूशनरी बन जाएं, लेकिन सारे नहीं बनते, ऑल की बात नहीं चल रही है। ठीक है, फॉर दिस वर्ड इज नॉट मेंट फॉर देम, तो ये जो सेंटेंस है ना, ये ये है, और फिर यहां से कंटिन्यू हुआ है, ये यहां पे एक्सेप्शन क्रिएट करा गया है। समझ गए आप बात को? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एजम्पशन, अ कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन कैन नॉट इंडल्ज इन स्पिरिचुअल परस्यूट। सही बात है, उसने बोला हुआ है, काफी क्लियर बोला हुआ है यहाँ पे कि भाई स्पिरिचुअल और एनी अदर ग्रेटनेस कैन नॉट, अब ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है ऑप्शन वहां पे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ना, तभी तो हमने एक्सट्रीम को हाँ हाँ कर दिया ना, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये सही स्टेटमेंट हो गया। पॉवर्टी इज एन इम्पेडिमेंट इन स्पिरिचुअल स्पिरिट, सही बात है। ठीक है, तो 1 और 2 ए इज द आंसर, क्योंकि 1 2 3 तो कहीं पे है नहीं, तो फिर थ्री पे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 1 और 2 करेक्ट है, खत्म कर दिया। सो थर्ड आर्ग्यूमेंट अगर देखना हो, सब्जेक्ट पीपल में, वहां में नहीं है, वहां पे तो श्योर शॉर्ट है कि हाँ भाई अदर वर्ल्डली बन जाते हैं, काफी क्लियर लिखा हुआ है। सो ऑल्सो फॉर सब्जेक्ट पीपल, तो इट्स नॉट मे। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया। फिर अगले पे आते हैं। पैसेज थीमेटिकली सेंटर्स ऑन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल, स्टार्वेशन एंड माइजरी, द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ऑफ पीपल इन जनरल। इन जनरल की तो बात ही नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि एक जो फॉरेन डोमिनेशन जब है और जहां पे गरीबी भी है, तो हम लोग वी कांट थिंक ऑफ पास्ट ग्रेटनेस, तो इट इज स्टेट ऑफ माइंड बेसिकली। लेकिन फिर भी सारे ऑप्शन देखते हैं, द एंटायर पैसेज इज नॉट अबाउट स्टार्वेशन एंड माइजरी, बिकॉज वहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल परस्यूट की बात करी गई है, वहां पे एक थीम की बात करी गई है कि फॉरेन डोमिनेशन में स्पिरिचुअल परस्यूट नहीं करी जा सकती, तो इट्स नॉट अबाउट स्टार्वेशन, माइजरी और पॉवर्टी। एंड ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में भी नहीं है यहाँ पे आइडियाज। एक्चुअली जो मेन आइडिया है वो स्टेट ऑफ माइंड का है, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अंडर फॉरेन डोमिनेशन, अंडर पॉवर्टी एंड अंडर इफ योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ द इक्विलिब्रियम, जो मेंशन किया है ऑथर ने, अगर वो डाइवर्ज हो रहा है तो कैसे माइंड एंड स्पिरिट का टॉर्चर होता है, तो उसकी बात, ये तीनों स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया? स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल। द पैसेज थीमेटिकली सेंटर्स ऑन स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल। थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया कि अकॉर्डिंग टू पैसेज द टॉर्चर ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट इज कॉज्ड बाय इंपैक्ट ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। ना 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 ना, गलत हो गया, यहाँ पे तो साफ साफ बोला हुआ है ना, कि torture of mind and spirit is caused when diverge, when external and internal life the equilibrium, जो मेंशन किया है ऑथर ने, अगर वो डाइवर्ज हो रहा है तो कैसे माइंड एंड स्पिरिट का टॉर्चर होता है, तो उसकी बात, ये तीनों स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया? स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल। थर्ड हो गया कि अकॉर्डिंग टू पैसेज द टॉर्चर ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट इज कॉज्ड बाय इंपैक्ट ऑफ फॉरेन डोमिनेशन।
डाइवर्जेंस हैपेंस बिटवीन एक्सटर्नल लाइफ एंड इंटरनल लाइफ, इस इक्विलिब्रियम की बात करी गई है। तो ये हम देखते हैं, ये गलत हो गया। बाय द डिजायर ऑफ पीपल एस्केप फॉर डोमिनेशन एंड फाइंड कंसोलेशन, नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आंसर सी हो गया। तो हमारा दोबारा अगर हम रिवाइज करें, कलर चेंज करते हैं, द वर्ड इज एविडेंटली नॉट मेंट फॉर देम, तो आंसर हो गया लाइव लिव इन स्टार्वेशन एंड माइजरी। ठीक है, सेकंड हो गया 1 and 2, बिकॉज यहां पे मे आ गया था। अदरवाइज अगर ये मे की जगह सब्जेक्ट पीपल बिकम अदरवर्डली होता तो 1 2 3 ऑप्शन में होता। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड हो गया स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑपरेस्ड पीपल, पैसेज की थीम। और हमारा हो गया टॉर्चर ऑफ माइंड का लॉजिक, ड्यू टू इक्विलिब्रियम, लैक ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ। तो इसमें हमने 4 5 तरीके के क्वेश्चंस कर लिए, 4 तरीके के, कि हमने थीम, एटीट्यूड, थीम हो गया, एजम्पशन के क्वेश्चन कर लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा गलत होता है बच्चों से, स्पेशली वो ये पार्ट समझने में गलती करते हैं काफी ज्यादा बच्चे। यहाँ पे भी गलतियां होती हैं, ये भी हमारा लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट था। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को लॉजिकल रीजनिंग से अलग मत करो, दिस इज नॉट योर इंग्लिश टेस्ट, तभी यूपीएससी इसको हिंदी में भी देती है। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन रहा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे। आप लोग समझो इस इन सब चीज़ों को, कि ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम 2011 टू 2023। इसके अलावा कोई भी और टेस्ट सीरीज कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2011 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, और जो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है पोर्शन, लेट्स से प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वो आपने छोड़ भी दिया, तब भी इट इज एब्सोल्युटली फाइन। द ओनली पॉइंट इज दैट वी नीड टू टारगेट 100 क्वेश्चंस। ठीक है, सॉरी 100 मार्क्स। पेपर आता है 200 मार्क्स का, और हमें लाने कितने हैं 67। अपने को 90 to 100 मार्क्स का मान के चल रहा है, और एक्यूरेसी लेवल अपनी हाई रखनी है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में एक प्रॉब्लम जो बिगर चैलेंज रहता है वो ये है कि गलतियां ज्यादा हो जाती हैं अगर आपकी रीजनिंग प्रॉपर नहीं है। जैसे जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, उसमें 1 2 3 थर्ड स्टेटमेंट काफी ट्रिकी था, बस खाली मे लिखा हुआ था, लेकिन पैसेज में काफी शॉर्ट था सब्जेक्ट पीपल वाला, है ना। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो ये सारे कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन करो, और मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे क्लिक करो, telegram.me/सुपर कलाम। ठीक है, कोई भी आप लोगों की मेरे से क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर ask@kalam.in। अगर मैं रिवाइज कराना चाहूँ कुछ पॉइंट, तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों से कि पैसेज का मतलब इज नॉट योर इंग्लिश टेस्ट। पैसेज का मतलब है आपका रीजनिंग। फुल फोकस से पढ़ना है। फोकस का मतलब आपको कीवर्ड्स पे फोकस रखना है। अवॉइड ब्लैंकेट जनरलाइजेशन। ब्लैंकेट जनरलाइजेशन अवॉइड करो, जैसे ऑल, नन, कैन नॉट, ऑलवेज, है ना, ये अवॉइड करो। अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द पैसेज। मैंने ये पैसेज इसीलिए चूज किया, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना पुराना पैसेज क्यों चूज किया, बिकॉज इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे। अदरवाइज मेरे को एक पैसेज एक क्वेश्चन लेना पड़ता, है ना। तो क्वेश्चन के टाइप बहुत डिफरेंट थे, बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं इसमें। ठीक है, और साथ में कार्तिक सर विल बी टीचिंग यू रीजनिंग, तो रीजनिंग की क्लासेस पूरी करना। उसमें यू विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिलोजिज्म। सिलोजिज्म मतलब इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इक्वल्स टू सी। ये काफी सिंपल हो गया, थोड़ी सी और डिफिकल्ट सिलोजिज्म भी आती है, तो वो हमें समझना जरूरी है कि इफ ऑल हेन्स आर काउज, ऑल काउज आर बफेलो, देन ऑल हेन्स आर बफेलो, समथिंग लाइक दिस। तो ये सम, ओनली, फ्यू, मोस्ट, ये सारे कीवर्ड आपको तुरंत दिमाग में चमकना शुरू हो जाएंगे कि मोस्ट इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू फ्यू। रीजनिंग में ये तीनों बराबर है, बिकॉज मोस्ट का मतलब आप ये नहीं बोल रहे हैं ना ऑल। अब अगर आप ऑल नहीं बोले तो मतलब वो फ्यू भी हो सकता है, आप समझ रहे हो। तो रीजनिंग रीजनिंग करने में ना बड़ा ज्यादा मजा आता है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताओ। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम पास में आ गया है। ठीक है, चलो बाय बाय।